इंडियन ओशन में अभी जापानीज नेवी पहुंच चुकी है और भारत के साथ मिलकर अभी जॉइंट एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जा रहा है। 27 जुलाई तक भारत को कितने रफाल मिलने वाले हैं? इमरजेंसी में रशिया से $1 बिलियन की वेपन अभी खरीदे गए हैं, जिनको 3 हफ्ते के अंदर भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। एमका को अभी प्राइवेट कंपनियों की मदद से बनाने का फैसला किया गया है। और क्या सच में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइनीज एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल जेट की डिलीवरी को लेके है। दोस्तों, जिससे लद्दाख में भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे ही भारत अभी इमरजेंसी में अपने डिफेंस इक्विपमेंट को जल्दी से जल्दी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर भारत और चाइना के बीच जंग होता है तो हमारे लिए रफाल जेट काफी मायने रखते हैं और अभी इसी वजह से फ्रांस को जल्दी से जल्दी रफाल जेट को डिलीवर करने के लिए कहा गया था। इनिशियली रफाल की पहली बैच में 4 एयरक्राफ्ट जुलाई के पहले वीक में ही हमको मिलने वाले थे, लेकिन भारत की अर्जेंसी को देखते हुए फ्रांस की तरफ से अभी एडिशनल रफाल जेट को भारत को डिलीवर करने का फैसला किया गया है। कुछ ही दिन पहले आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या भारत को फ्रांस अभी 12 रफाल जेट को जुलाई में डिलीवर करने वाला है, और मुझे पता भी है कि ये न्यूज आपको कहां से मिली है, लेकिन यकीन मानिए फेक न्यूज था। जिसने भी इसका शुरुआत किया था उन्होंने वक्त का फायदा उठा के इसको बोल दिया था। फ्रांस की तरफ से अभी सिर्फ इतना कहा गया था कि वो एडिशनल रफाल जेट को भारत को डिलीवर करने वाले हैं। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि एक्चुअल में फ्रांस की तरफ से भारत को कितना रफाल दिया जाएगा। 4 तो पहले से ही तैयार है और कुल मिलाकर भारत को मिलने वाले 8 रफाल जेट अभी तक बनाए गए हैं। इनमें से 4 को सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, जो कि जुलाई तक हमको मिलने वाली थी, और बाकी जो 4 है उनको अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। तो अगर इनको मिल जाता है तो 27 जुलाई तक 4 एडिशनल रफाल जेट भारत को मिल सकते हैं। लेकिन अगर चारों को नहीं मिलता है तो यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट को सर्टिफिकेशन देके भारत को टोटल 6 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया जाएगा। इनके साथ मिटियोर मिसाइल और स्कैल्प जैसे मिसाइल भी भारत को मिलने वाली है। ये सभी रफाल हमको फुली कॉम्बैट रेडी कंडीशन में मिलेंगे। और इनिशियल दौर में जो प्लान किया गया था कि पहले हमारे जेट फ्रांस से मिडिल ईस्ट आएंगे और वहां पर मौजूद फ्रांस की एयरबेस में 1 दिन रुक के हमारे पायलट रेस्ट करेंगे और उसके दूसरे दिन वहां से भारत के लिए रवाना होंगे। इसी बीच उनको फ्रांस के एरियल टैंकर से एक बार रिफिल किया जाएगा और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के टैंकर के द्वारा मिड एयर में रिफिल किया जाएगा। अगला अपडेट भी भारत और चाइना को लेके है। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि इमरजेंसी परचेज के तौर पर हमारे तीनों सेनाओं के वाइस चीफ्स को 500 करोड़ का बजट दिया गया था। इसमें कई इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के रशिया विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच लगभग $1 बिलियन की डिफेंस डील को पास किया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के वेपन और एमुनेशन शामिल है। आप सब जानते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट लगभग 70% तक रशियन ओरिजिन है, जिसमें हमारे टैंक से लेके एयरक्राफ्ट तक शामिल है, और इसी वजह से इनके लिए जो पार्ट्स और इक्विपमेंट चाहिए उन सभी को हमको रशिया से मंगाना पड़ता है। अभी रशिया से हमारे टैंक्स के लिए कई तरह के एमुनेशन खरीदे जाएंगे। साथ ही अभी हमारे एयरक्राफ्ट के लिए भी मिसाइल और बॉम्ब्स को खरीदा जा रहा है और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदा गया है, जिनको स्पेशली लद्दाख में डिप्लॉय किया जाएगा। और लद्दाख में ये काफी मायने रखने वाले हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई में अगर हमारे ट्रूप्स के पास कोई मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद रहेगा तो वो दुश्मन के हेलीकॉप्टर के साथ साथ प्लेन्स को भी आसानी से मार के गिरा सकते हैं। इन सभी वेपन्स को अभी 3 हफ्तों के अंदर ही रशिया की तरफ से भारत को डिलीवर करने का वादा किया गया है। वहीं पर चाइना की तरफ से S-400 सिस्टम को लद्दाख में डिप्लॉय करने की जो बात सामने आई है, उनसे निपटने के लिए आपने सुना होगा भारत की कोई फ्रेंडली कंट्री है जो कि अभी भारत को कोई अननोन हाई परफॉर्मेंस एयर डिफेंस सिस्टम को देने वाला है, जिसे चाइना की फाइटर जेट को रोकने के लिए और S-400 सिस्टम को काउंटर करने के लिए लद्दाख में डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन ये दोस्त कौन है ये पता लग चुका है, और ये वही दोस्त है जिसने कारगिल के दौरान भारत को सीक्रेटली मदद किया था। लेकिन अभी ये भारत को कौन सा हथियार देने वाला है इसके बारे में कोई जानकारी पब्लिक नहीं किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक ये बैरक 8 सिस्टम हो सकती है, जो कि DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया जाता है, और इसकी रेंज लगभग 70 से लेकर 150 किलोमीटर तक है। और अभी इजराइल की तरफ से भारत को जिन यूनिट्स को दिया जाएगा ये सभी के सभी इजराइल के हैं, और इजराइल भारत की मदद करने के लिए इनको भेज रहा है, और अगर तनाव खत्म हो जाता है तो इनको वापस इजराइल भेज दिया जाएगा। वैसे अभी हमारे पास भी बैरक 8 सिस्टम मौजूद है, लेकिन जरूरत के हिसाब से अभी इनकी मास प्रोडक्शन करने के लिए काफी टाइम लगेगा। इसीलिए अभी इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को देने का फैसला किया है। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी अभी भारत के साथ गुप्त रूप से बातचीत किया जा रहा है, और अगर यहाँ पर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत को इंटेलिजेंस के तौर पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है इसके बारे में चर्चा किया जा रहा है।
और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी भारत को सभी प्रकार के इंटेलिजेंस इनपुट के साथ साथ लाइव सैटेलाइट कवरेज प्रोवाइड करने का फैसला किया गया है। वैसे अभी हमारे पास खुद की सैटेलाइट भी मौजूद है और हम इसके लिए किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है। अगला अपडेट एमका को लेके है। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो कल रात को ही आपको पता लग चुका होगा कि एमका को अभी प्राइवेट कंपनियों की मदद से बनाने का फैसला किया गया है। कल लाइफ फर्स्ट डिफेंस की तरफ से जब HAL के चेयरमैन आर माधवन जी का एक इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने बताया था कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से एमका को डेवलप करने के लिए ऑफिशियली फंड को एलोकेट नहीं किया गया है और अगर अभी इसे अप्रूव किया जाता है तो 2027 तक एमका की पहली मार्क 1 वेरिएंट की पहली फ्लाइट को कंडक्ट किया जा सकता है। एमका को जल्दी से जल्दी डेवलप करने के लिए अभी सबसे पहले तो एक जॉइंट वेंचर कंपनी को फॉर्म किया जाएगा जिसमें HAL, AD और एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी रहने वाली है और ये कंपनी आगे चल के एमका की एक और नई प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करेगी और इसे तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में कहीं पर सेटअप किया जाएगा। ADA की तरफ से अभी एमका की फाइनल डिजाइन को तैयार किया जा रहा है और अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलने के इंतजार कर रहे हैं। इसकी पहली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाने के लिए जो जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म किया जाएगा इसमें मेजोरिटी शेयर HAL के पास रहेगा और HAL, DRDO और ADA जिस प्राइवेट कंपनी को सिलेक्ट करेंगे वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एमका की प्रोडक्शन होते होते लगभग 2035 तक का वक्त लग सकता है, लेकिन हो सकता है जो मार्क 1 वेरिएंट है उसको 2030 तक ही तैयार कर लिया जाएगा। वहीं पर तेजस MK1 और मीडियम वेट फाइटर की बात करें तो इन दोनों को 2023 तक ही तैयार करने की बात यहाँ पर किया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद स्कार्डू एयरवेज को लेके है। 1 या 2 दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि स्कार्डू एयरवेज में अभी चाइना के 40 के आसपास एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनमें से 10 J-10 एयरक्राफ्ट को बाद में गिलगिट एयरपोर्ट में भी शिफ्ट करने की बात सामने आई थी। ये सारा खबर सबसे पहले ट्विटर में आया था और इसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये बात आने लगी थी, लेकिन आज इंडिया टीवी में इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक ये सभी के सभी खबरें फेक थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ से जानबूझकर ट्विटर में फैलाया गया था, जबकि अभी स्कार्डू एयरबेस में चाइना का एक भी एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। और ये जो बातें बताई गई थी कि इसकी एयर स्ट्रिप को अभी बढ़ाया जा रहा है या फिर अपग्रेड किया जा रहा है, 24 जून को ली गई सैटेलाइट इमेज से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। इस पूरे एयरबेस में टोटल 8 शेल्टर है जहां पर 40 एयरक्राफ्ट को रखना काफी मुश्किल है और सिर्फ यहां पर कुछ फ्यूल डम और कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दिख रहे हैं। बाकी अगर गिलगिट एयरपोर्ट की बात करें तो ये एकदम से सिटी के बीच में है और यहाँ पर फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करने का मतलब सिविलियंस को खतरे में डालना है, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी ऐसी चाइनीज फाइटर को देखा नहीं गया है। और जो भी बातें अभी ट्विटर में या फिर मीडिया में फैलाई गई थी सब के सब फेक थी और इसको आप सब चाइना की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टैक्टिक्स भी कह सकते हैं। अगला अपडेट इंडिया और जापान को लेके है। दोस्तों हमको पता भी नहीं चला, लेकिन नॉर्थ में भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में चल रहे तनाव के बीच साउथ में भारत और जापान के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर दिया गया। इसके बारे में कल रात को खबर सामने आया था जब इसके बारे में इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियली बताया गया। हमारी नेवी का कहना है कि एक रूटीन एक्सरसाइज था जिसको भारत और जापान की नेवी के बीच कंडक्ट किया गया है, लेकिन इसी बीच लद्दाख में चाइना के साथ जो टेंशन चल रहा है ये बस एक संजोग है। इस एक्सरसाइज का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी को धमकाने के लिए या फिर दिखाने के लिए इसको कंडक्ट किया गया था। इसमें इंडिया और जापान की तरफ से 4 वेसल पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS राणा और कुशल और जापान की तरफ से JS कसिमा और सिमाग पार्टिसिपेट कर रहे थे। जापान की बात करें तो जापान के पास अभी दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है और जापान की रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी के चीफ का कहना है कि वो किसी भी तरह के सबमरीन को ढूंढ सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी जापान का इंडियन ओशन में आ जाना और भारत के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट करना एक बात साफ करता है जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जापान पहला ऐसा देश है जो कि चाइना के खिलाफ खुले तौर पर भारत का समर्थन करता है। और अगर जापान के शिप्स इंडियन ओशन में आ चुके हैं तो चाइनीज नेवी कभी भी इंडियन ओशन में आना नहीं चाहेगी और स्पेशली यहाँ पर अपने सबमरीन को लाना बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।